अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ लाहौर में असले की नुमाइश, शादियों पर हवाई फायरिंग मामूल बनता जा रहा है और आए रोज़ कोई ना कोई शख्स इन फायरिंग के नतीजे में या ज़ख्मी हो जाता है और पूरी उम्र के लिए लाचार और लागर हो जाता है, या फिर जान की बाजी हार जाता है। इसी तरह का एक वाक़या पेश आया ग्रीन टाउन के इलाके में, जहाँ पर शादी की तकरीब में अचानक गोली चल जाने से एक शख्स जान की बाजी हार गया। ये गोली अचानक चली, हवाई फायरिंग के नतीजे में शहरी जाँ बहक हुआ, या कोई दुश्मनी का शाखसाना है? इन तमाम पहलुओं को देखेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। हम इस पर पहुंच चुके हैं मकतूल शकील के घर, जहाँ पे उसके अहल खाना हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि क्या वक़ूआ हुआ था। उसके वालिद वगैरह भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले उनके रिश्तेदार खड़े हैं, उनसे जानते हैं। खाला जी, क्या वक़ूआ हुआ, क्या पता चला आप लोगों को? भाई हम तो अजब घर से, हमें कोई पता नहीं सी। बच्ची आई कहती अम्मी शकील को गोली लग गई। मेरी भैन बड़ी भोली जी सीधी जी नाले तो मैं उन्हें कहन दी कि तू घर रहो, मैं जानी हाँ। लत्त तो गोली लगी, सानू ये नहीं सी पता कि उनकी डेथ हुई है या कुछ होया। असी मैं उन्हें कहन दी भाई तुम घर रहो, असी उनकी अम्मी मैं बड़ा उनका अबू तो मैं जाने कि वो बच्चे मैंने अम्मी चाची घट कहते अम्मी अब्बा कहते हैं, उन्होंने अबू कहते मैनू। असी ना इन्हों घर छड्डे, असी गए उत्थे अंदर अजे गए तो असी ना अबू ना अंदर निगाह मारे, डॉक्टर ने कहा जरा सर, मैं उन्हें तिक्के दम ही पता लगा कि उनकी डेथ। असी तो उत्थे ही रोन पिटन लगो, सानू कोई दुनिया का नहीं पता लगा कौन आया कौन गया। असी तो उत्थे एक जिवें क्यामत फिर ना मैं अबू नूं कहंदी नहीं मैं अपने पुत्तर नूं घर ले जाना। तो फिर भाई कहंदा बेटा इसे गोली मारी लगी नहीं, इनू मारी गई है। अच्छा, यानी हवाई फायरिंग नहीं लगी, कत्ल किया गया। वो तो फिर मैं आपको भी ऐसे ही कुछ पता चला? आप उसके? हाँ, बस मैं उसका मामू। अच्छा, बस फ़ोन आया जी शकील भाई को गोली लगी है, तो 10-15 मिनट बाद ही फ़ोन आया जी उनकी डेथ हो गई भाई। या फिर हम हॉस्पिटल पहुँचे, तो ये पोस्टमार्टम भी नहीं थे करवा रहे गए, कहते हमने मुकदमा ही नहीं करना। लेकिन फिर हमें पता भाई इंसाफ लेना हमने, तो फिर इसलिए पोस्टमार्टम भी करवाया, FIR भी दर्ज करवाई है। मकतूल के वालिद और अहले खाना भाई वगैरह भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या ग्रीन टाउन के इलाके में पेश आया था। शकील घर से अपने भाई और भाभी के साथ शादी में शिरकत के लिए गया था, लेकिन इनको नहीं मालूम था कि ये शादी ही उसकी मौत का सबब बन जाएगी। मकतूल शकील के अहले खाना हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किसकी शादी थी। शकील जब वहाँ पे गया और ये वाक़या पेश आया, इनको कैसे पता चला? अंकल, आपका बेटा था, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। इसका कितना नंबर था? ये एंड थे। क्या वजन हुआ? उन्होंने हफ्ते कह रहे थे कि मैं शादी ते जाना है, तो मैं उन्होंने कह रहा था नहीं जाना। कोई रिश्तेदारों की शादी थी? नहीं, कह रहे सी दोस्त है। अच्छा। तो लेकिन बाद पता लगा कि नहीं दोस्त है, तो ज़बरदस्ती चला गया। बस कह मैंने कह रहा कि मैं 5 मिनट से वापस आ रहा। ठीक है। तो उस बाद थोड़ी देर बाद उनका सुनया मिल गया। किसने दी आपको इत्तला? मेरी बहू है, इन्होंने आए ने घर, इन्होंने दसिया। क्या पता क्या चला आपको? इन्होंने यह कहा कि उन्होंने शकील में गोली लग गई है, लेकिन यह नहीं पता कि उन्होंने गोली कितने लगी है। जो हॉस्पिटल गया ना उदों पता लगा। पहले क्या पता चला था गोली का आपको? किसने मारी गोली? यह नहीं पता सी। सिर्फ यो ही इन्होंने मैंने यो ही दसिया कि फायर वजह लत्त च लगा है, लक च लत्त च मसल इन्ना नहीं समझ लगी। तो मैं कोई गल नहीं, चलो लग जाते बच जाता। तो वो 8-9 बजे आती है, इस तरह खबर आ गई। फिर क्या करता क्या था बेटा? वो कटिंग का काम करता। कोई लड़ाई झगड़ा भी होता? नहीं, तो किसी नाल भी नहीं होता कोई लड़ाई झगड़ा से। तो आप लोगों ने जो मुकदमा दर्ज करवाया वो तो नामजद करवाया, तो आप लोगों को कैसे पता चला कि किसने गोली मारी? वो है मेरा छोटा जवाई है, इन्होंने पता सी। इन्हों नाल उत्थे सारी गलबात हुई। यार आप बताइएगा कि आप भी उस शादी में गए थे? जी। आपका मकतूल शकील के साथ क्या रिश्ता?
शकील मेरा मतलब छोटा ब्रदर इन लॉ। आप लोग शादी में इकट्ठे हाँ गए, जी। किसकी शादी थी? शादी ये इधर बागड़ियाँ पिंड में है हबीब चौधरी, उसकी बेटी की थी। तो आप लोग उनको जानते हैं, रिश्तेदारी वगैरह कोई दोस्त? हाँ जी, मैं रात की तरफ से आया था, अच्छा, इनवाइटेड था, मतलब लड़के वालों की तरफ से। ठीक है। तो गोली आपको क्या, जब आप शादी में थे तो आप सर वो मतलब शकील बाहर खड़ा हुआ था, तो बड़ा भाई भी साथ था। इनकी ना बाहर कोई तला कलामी हुई है, तो इतनी आवाज़ गोली की आवाज़ आई, हम अंदर ही थे, मतलब पास ही थे। ये नहीं था पता कि शकील को लगी है। उसने ना गोली मार के बंदा अंदर को भागने लगा, उतनी देर में हमने देख लिया कि शकील को, क्योंकि बाहर इनकी आपस में जो ना तला कलामी हुई थी। शकील की तल कलामी हाँ जी, किसके साथ? वो उसी आमिर नामी मुलजिम के साथ इनकी आपस में तला कलामी हुई है। फिर उसने उतनी देर में नेफे में से बस पिस्टल निकाला और उसने फायर मार दी। हमने उस टाइम मौके पे उसको पकड़ भी लिया था, पर हमें शकील की वजह से ना मतलब उसको हॉस्पिटल, यही था कि हॉस्पिटल इसको पहुंचा दें, इसलिए उसको मतलब बीच में बंदे वगैरह डाल के उन्होंने हमसे वो छुड़वा लिया। आमिर नामी जो बंदा था। तो ये शकील जो था ये मौके पे ही दम तोड़ गया या नहीं, अस्पताल? इसके मतलब है तब सांस चल रही थी। आप लेके गए हाँ जी, अस्पताल? मैं हॉस्पिटल कौन ले से गया। अस्पताल लेके गए? मैं जिनाम में। अच्छा, फिर वहाँ पे जाके डॉक्टरों ने वहाँ पे जाके डॉक्टर ने कहा कि एक्सपायर हो गया हो। उन्होंने मतलब अपनी तरफ से हमें मतलब तसल्ली दी थी, पर ठीक मेरा ख्याल है 10-15 मिनट बाद तो उन्होंने- रॉबिन, ये नहीं पता चला कि शकील की और मुलजिम जो है उसके दरमियान तल कलामी क्यों हुई, क्या वजह थी तल कलामी? सर ये मैं उस टाइम मौके पे नहीं था। आप लोग वैसे कभी आबिद, ये जो मुलजिम है उसको हाँ जी। जानते थे कभी? नहीं। कभी नहीं देखा? कभी नहीं तो देखा। क्यों उसने आपको लगता है गोली मारी भाई को? ये सर इलाके के रहने वाला है? ये मेरा ख्याल है वो टाउनशिप का। आप लोगों ने मुकदमा नामजद करवाया, हाँ जी। उसकी क्या वजह थी? उसकी ये था कि हमने मौके पे देखा था उसको। लेकिन आप कह रहे हैं कि इसकी तल कलामी हुई, वो भी नहीं पता चला? कोई यानी शाहिदीन भी नहीं थे जिन्होंने देखा हो कि तल कलामी किस बात पे हुई? नहीं, ये नहीं देखा। बाजी, आप भी मौके पे गई थी, और आपको कैसे पता चला कि आपका जो देवर है उसको गोली लग गई? बाद में हम गए हैं, किसी ने बताया आप भी कि शादी उसके- में गई हुई थी वैसे? जी उसी शादी में? जी। तो हम बाद में पहुंचे हैं, तो वो नहीं कह रहे थे कि शकील को गोली लग गई, तो हम वापस आ गए, तो हॉस्पिटल चले गए कि भाई लेकर गए थे ये घर भाई। तो औरतों वगैरह में कोई बात आपको नहीं पता चली कि क्या हुआ नहीं। हुआ, किसने मारी? नहीं, औरतें उधर यही शोर डाल रही थी, माइक औरतें उधर यही शोर डाली थी कि मतलब इस बंदे ने ना बाहर बंदे को गोली मार दी है, बाहर गोली मार दी है, ये बंदा इसको पकड़ो, ये बाहर गोली मार के आया लड़के को। तो तब कुछ हमने वैसे भी देख लिया था, कुछ इस वजह से भी उसको हमें मतलब उस नामजद जो बंदा हमने करवाया उस पर हमें पता था कि ये इसने ही मारी, क्योंकि पिस्टल उसके हाथ में था। अंकल, आप बताइएगा कि आपका जवान बेटा ऐसे शादी में गया और वहाँ पे बेमौत मारा गया, जैसे रॉबिन कह रहे हैं कि इनकी कोई तल कलामी वगैरह भी हुई थी, मुलजिम पकड़ा गया, मुलाकात हुई आपकी मुलजिम से? नहीं, क्यों मिलने क्यों नहीं गया? ਕੱਲ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ज़्यादा ही कर रहे हैं कि इस तरह से असला लेके फिरना, और फिर अगर तल कलामी के ऊपर उसको गोली मारी है तो ना कोई वजह है, ना आप लोग उसको जानते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये क्या हुआ आप लोगों के साथ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ। क्यों? ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਘਰ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ नहीं है कि ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। जो आपके बेटे का कातिल है वो कहता है कि हादसाती तौर पे गोली चल गई है, मैं उसको कत्ल नहीं करना चाहता था, आप उसके बयान को मानते हैं? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। मौके से पकड़ा गया, लेकिन वहाँ पे आप लोगों से वो अपने आप को छुड़वा के भाग गया, अब पकड़ा गया, आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिल सकेगा? जो आपका बेटा, जवान बेटे को कत्ल किया गया, इंसाफ मिलेगा? ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੈਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ। ये वाला बेटा आपके साथ रहता था? ਹਾਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੀ। अब कौन करेगा इंतजाम, खर्चा कौन उठाएगा? अब वो बड़ा बेटा है। जवान बेटा ऐसे बगैर किसी वजह के 11वें महीने की शादी कर रहे हैं ससुर। अच्छा, उसकी शादी तय हुई हुई थी और अब हाँ जी, शादी- दिन पे हुए सी। क्या कहेंगे हुकामे वाला से? इंसाफ मैं तो कहना जी सानू इंसाफ मिलना चाहिए कि साडा जवान बेटा उन्हें नजायज़ मारिया, तो सानू इंसाफ मिलना चाहिए।
किस तरह का इंसाफ? ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਕਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਕਾਤਿਲ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ? ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। तो आपको लगता है कि आपके बेटे को किसी ने जानबूझ के शादी पे बुलाया या वो इत्तेफाकिया चला गया था वो शादी पे? क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि आप लोगों के रिश्तेदार भी नहीं हैं, तो फिर शादी पे जाने का जवाब क्या था? ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਸਹੁਰੇ ਜਿੱਧਰ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ। वो लाहौर में रहते हैं? ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। अब मकतूल के अहले खाना की गुफ्तगू सुन रहे हैं। मकतूल के भाई जो हैं वो कहते हैं कि इन कातिल की और मकतूल की आपस में पहले थोड़ी सी किसी बात के ऊपर तलकलामी भी हुई थी। मकतूल के वालिद जो हैं उनका कहना है कि मेरे बेटे को कत्ल किया गया, ये हादसाती या इत्तफाकिया मौत नहीं है। लेकिन आपने मुलजिम का बयान सुना तो मुलजिम यही कह रहा था कि वो उसका पिस्तौल जो था उसके अंदर गोली चढ़ी हुई थी और हादसाती तौर पे उसका पिस्तौल जो था उसकी हाथ से गिर गया, जिसके बाद गोली चल गई और इनका बेटा जो था वो जाँ बहक हो गया। लेकिन मकतूल के अहले खाना के मौक़िफ़ के बाद यकसर मुख्तलिफ स्टोरी जो है वो सामने आ रही है, जबकि पुलिस जो है वो भी अपनी अभी तफ्तीश कर रही है और वो इन निकात के ऊपर तफ्तीश नहीं कर रही, बल्कि वो तो इस हवाले से तफ्तीश कर रही है कि शायद शादी में हवाई फायरिंग करनी थी और अंधी गोली जो थी वो लग गई, या फिर वाक़तन उसका पिस्तौल जो था उसके हाथ से गिर गया और गोली चल गई। लेकिन अगर मकतूल के बुरसा का बयान देखा जाए और जिस तरह से ये इंसाफ के लिए दुआएं दे रहे हैं, उससे यही लगता है कि इनके बेटे को इरादतन वहाँ पे बुला के कत्ल किया गया और मकतूल को मुलजिम ने किसी के कहने पे, इनके मुताबिक किसी के कहने पे कत्ल किया है। लेकिन तफ्तीश जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ पैराओं पे हो रही है और अब इस केस में पुलिस को चाहिए कि मकतूल के बुरसा जिस तरह से इंसाफ के लिए दुआएं दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनके बेटे को कत्ल किया गया है, तो इन निकात के ऊपर भी तफ्तीश की जाए। लाहौर में असले की नुमाइश और असले को अपने साथ कैरी करने की वजह से सालाना दर्जनों अफराद जो हैं अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। कोई ना कोई हादसा पेश आ जाता है जिसकी वजह से कोई बेकसूर शहरी जो है वो मौत के घाट उतर जाता है। शादियों पे हवाई फायरिंग हो या किसी इवेंट के ऊपर खुद नुमाई के लिए फायरिंग का वाक़या पेश है। इस तरह के बहुत से वाक़यात जो होते रहते हैं। आज जिस केस के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं ये भी ऐसा ही वाक़या है कि शादी की तकरीब चल रही थी जहाँ पर चचाजाद भाई जो था वो शादी की तकरीब में गया और असला लगा के चला गया और वहाँ पर उससे अचानक गोली चल गई, जिससे एक मासूम शहरी जो था वो अपनी जान की बाजी हार गया। मुलजिम मौके पर जब उसको पता चला कि उसकी गोली लगने से एक बंदा जो है वो ज़ख्मी हो गया तो वो मौके से फ़रार हो गया, जिसके बाद ग्रीन टाउन पुलिस ने कई रोज़ की मेहनत के बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम इस टाइम ग्रीन टाउन पुलिस की हिरासत में, उससे पूछते हैं कि क्या वाक़या हुआ। तुम्हारा नाम क्या है? आमिर रहमान। क्या करते हो आमिर? रिक्शा चलाते। घर कहाँ पे है? टाउनशिप के बस स्टैंड। शादीशुदा है? नो, किसकी शादी पे गए थे तुम? चाचा के बेटे की। फिर वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे रुखसती हो रही थी और दो दोस्त थे। एक ने कहा कि मेरी बाइक यार गुम हो गई है। मैंने कहा यार बाइक ढूंढ लो। कह रहा यार रश बहुत है। मैंने कहा ढूंढ, इधर ही है, जैसे मिलेगी मैं बाहर निकाल दूंगा। दो दोस्त शादी हॉल के अंदर खड़े हुए थे। उन्होंने हाथ किया कि यार बाइक मिल गई है, ठीक है। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। रास्ता बंद था दरवाजे के आगे सारा, कि आवाम खड़ी हुई थी। साइड पे दो मोटरसाइकिल बाइक खड़ी हुई थी। एक पे बुजुर्ग बाबा बैठा हुआ था, एक डबल स्टैंड पे थी। अच्छा। उसकी टैंकी पे मैं खड़ा हुआ के अंदर, इधर सारे जगह नहीं थी। तो मैंने जैसे जंप किया, पिस्टल सा लगा। जंप किधर किया तुमने? अंदर एंटर होने के लिए दरवाजे के जंप किया, पिस्टल नीचे गिरा, वो चल गया। तो पिस्टल तुमने क्यों लगाया हुआ था? जी पिस्टल क्यों लगाया हुआ था? बस ऐसे ही तस्वीरें कराने के लिए शादी पे। और नहीं, मेरा पिस्टल कोई निकाल के तस्वीरें खिंचवानी थी तुमने? जी क्यों? वह शौक था, तो फिर तस्वीरों का क्या करना था तुमने? बस एक यादगिरी के लिए। तो चलाते तुम रिक्शा हो और पिस्टल लगा के तस्वीरें करनी, तो कोई वहाँ पे भत्ता वगैरह भी लेते हो इलाके में? नहीं सर,
कोई गैंग शैंग बनाया हुआ, डकैती, चोरी, कोई मंशियात फरोशी? नो सर, असला कहाँ से आया तुम्हारे पास? ये मंडी से लिया था, शाहपुर से। कितने का? ये 2500 का पिस्टल लिया था। लाइसेंस है? नहीं सर। असला भी नाजायज़ है? जी। गोलियाँ कितनी है तुम्हारे पास? ये गोलियाँ नहीं थी, कोई गोली नहीं थी? उससे ही ली थी। नहीं, पिस्टल के अंदर कितनी गोलियाँ थी? 3। वो कहाँ से आई? जिससे पिस्टल लिया था ना पठान से, अच्छा उसने दी थी। अच्छा, तुमने छलांग लगाई, पिस्टल तुम्हारा ज़मीन पे गिर गया, गोली चल गई, कौन मरा? जी वो लड़का एक था वो। जानते थे उसे तुम? नहीं सर, तुम्हें उसे कभी मैंने देखा ना हाँ। उसने कभी मुझे देखा। जब गोली चली तो तुम्हें पता चला कि बंदा मर गया कोई? नहीं, वो जब मैं वापस आया उन्होंने सब ने मुझे पकड़ा और मारने शुरू हो गए। वो सारे भाग दौड़ के आए, उन्होंने कहा पहले लड़के को पकड़ो। उस टाइम मैं निकल गया, फिर सुबह मैं पेश हो गया इतवार को। 20 को ये वाक़या 90 को हुआ है, 20 को मैं 4 बजे तक पेश हुआ। अच्छा, फिर बस तो भाग क्यों गए थे? जब तुमने मारा ही नहीं था बंदा तो भागे क्यों वहाँ से मौके से? आगे नहीं, वो सारे मेरे पीछे पड़ गए थे ना। अच्छा, जो तुम्हारा पिस्तौल था उसके साथ तस्वीरें वगैरह पहले भी खींचते रहे हो? नहीं, उसी दिन पहली दफ़ा लगाया था जी। पिस्टल? कब से लिया हुआ तुमने ये पिस्तौल? बकरा ईद पे लिया था। बकरा ईद पे शाहपुर कांजरा से जाके लिया? किससे वो लिया हमारा था? कारोबार है ना व्यापार का, तो इसलिए कि पैसे पास होते हैं तो यार सेफ्टी रखनी है। अच्छा, तो लाइसेंस तो तुम्हारे पास था ही नहीं ना? नहीं था। वो जिन्हें ऐसे डेली जाते हैं ना बुद्ध के वो जानवर बेचने, तो सलाम दुआ हो जाती हमेशा लगा के जाते हो? है। नहीं, ये उससे लिया था। यार अभी तुमने कहा कि तुमने असला इसलिए लिया है कि तुम व्यापार का काम भी करते हो तो तुम्हारे पास पैसे वगैरह होते हाँ हैं, जी। तो इसका मतलब है जब भी तुम बाहर निकलते हो असला लगा के निकलते होगे ना? उसके बाद ये बकरा ईद के बाद काम फ्लॉप हो जाता है ना सारा, इसलिए नहीं निकाला। असला फिर कभी नहीं लगाया? नहीं, ये ये शादी- बकरा ईद जो गुजरी है। अच्छा, शादी पे तस्वीरें ली कोई? नहीं ली। तो जब असला लेके ही तस्वीरों के लिए आए थे तो क्यों नहीं ली? घर वालों ने मना किया था ना, कहा ऐसा काम नहीं करना। हवाई फायरिंग वगैरह भी करते हो नहीं। तुम पे कोई पर्चा है हवाई फायरिंग का? कोई भी नहीं, कोई किस्म का खासतर एज है, इसमें कोई भी मेरा पर्चा किसी चीज़ का भी नहीं है। अब तो तुमने बंदा मार दिया, नाजायज़ असला है तुम्हारे पास, बंदा भी तुमने मार दिया है, तो वो तस्वीरें तुम्हारे किसी काम की आएंगी? बस अफसोस है किस चीज़ का? कि अचानक मौत हो गई है, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं तो जिनका बंदा मरा है वो बंदा वापस आ सकता है तुम्हारे अफसोस करने से? नहीं आ सकता। रिक्शा चलाते हो, रहते कहाँ पे हो? टाउनशिप रेस्ट। अपना घर है? जी, कितने बहन भाई हैं? 7। सारे शादीशुदा? किसी की शादी नहीं हुई? 2 की है, भाई की बहन। सारे खुद कफील हैं या तुम घर का खर्चा उठाते हो? जी, घर का खर्चा कौन उठाता है? मैं और मेरा बड़ा भाई। तो तुम तो जेल में अगर आ गए पीछे। बड़ा भाई है। मुलजिम की आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, असला लगाया हुआ था, असला भी नाजायज़ था और ये कहता है कि वे जानवरों का व्यापार करते इसलिए असला लगाया हुआ था, तो डेफिनेटली ये असला आए रोज़ लगा के फिरता होगा। ये पहला वाक़या नहीं होगा कि इसने असला लगाया हुआ है। और जिस तरह से गोली भी चढ़ी हुई थी, जो इस सारे वाक़े की तफ्तीश कर रहे थे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, उनसे जानते हैं कि एक बंदा जो गोली चढ़ा के फिर रहा है इसका क्या मकसद है, और दूसरा इसको ये कहता है कि ये पेश हुआ है, पुलिस कहती है कि हमने गिरफ़्तार किया है। पुलिस से जानते हैं कि मुलजिम के बारे में क्या अब तक मालूम आई है और तफ्तीश के अंदर वो क्या कह रहा है। मकसूद साहब, ये वाक़या कैसे पेश आया, आप लोगों के पास क्या इतला आई थी, मुलजिम को कैसे पकड़ा, ये तमाम चीज़ें हैं कि हम लोग जानना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले ये मुलजिम कहता है कि मैं तो खुद पेश हो गया, आप लोगों ने पकड़ा नहीं। बात यह है कि 19/9 को तकरीबन 7:30 बजे कार चली 1 फरवरी के नवाज चौक में रफीक शादी हाल है, वहाँ पे फायरिंग हुई और एक आदमी मर्डर हो गया। SHO साहब मैं और DSP साहब मौके पे पहुँचे तो जाकर देखा तो शादी हाल में मालूम नहीं था कि वहाँ पे शादी हो रही है या कोई मर्डर हुआ है। ताले लगा के चले गए थे। हमने शादी हाल वाले को बुलाया, आके फ़ोटो देखी, फ़ोटो में जब ये नज़र आया कि ये फ़लाँ वकूआ है तो फिर लोगों से पूछो, उन्होंने कहा ऐसे ऐसे ये अपने शकील नामी लड़का, उसको फायरिंग से वो उसकी डेथ हो गई है, उसको जना हॉस्पिटल भेज दिया। जना हॉस्पिटल मैंने एक टीम को रवाना कर दिया। मैं DSP SHO साहब ने इसके एड्रेस लिया और इनके मुख्तलिफ घरों में रात को रेड किए, तमाम चीज़ों कारब इनके ससुराल ये वो, लेकिन ये मैंने ये पकड़ा न गया। 2 दिन बाद ये पता चला कि ये काना में किसी दोस्त के पास अपने अजीज़ के पास चला गया, उसको काना से गिरफ्तार करके लाया। असले की क्या स्टोरी है? असला इसके पास क्यों था? असले का क्या करता था? जी, असला कहता है कि ये कहता है कि हमारा कारोबार इसलिए मैं रखता हूँ, लेकिन इसके पास लाइसेंस नहीं है। जिस आदमी से लिया है असला इसने अपने मार्केट से, उसने मंडी से, उसकी हम तलाश करें, इंशाल्लाह वो भी 1-2 दिन तक वो आदमी पकड़ लेंगे उसने इसको असला क्यों लिया था। वो भी आप लोग भी असला इस्तेमाल करते हैं? पुलिस जो है, पुलिस छापों पे रेड करने के लिए जाती है तो गोली चढ़ा लेती है। ज़्यादातर अफसरान जो हैं जिनके निशाने वगैरह पक्के हैं, जिनसे ऐसी गलती नहीं होती, वो गोली जो है वो चैम्बर में चढ़ा के चलते हैं।
तो ये एक शख्स जिसके पास लाइसेंस भी नहीं है और ये कहता है कि मैं असला का इस्तेमाल भी नहीं करता, गोली चढ़ा के फिरने की कोई आपको मंतक समझ आई? गोली तो वही चढ़ाता है जो क्रिमिनल आदमी होता है, बाकी किसी को क्या ज़रूरत होती है कि अपने असले में गोली चैम्बर में हो तो जाके चले फिर, ये ऐसी बात नहीं है। जो हमारा रेड का तलब होता है, जहाँ जैसे जिस वक्त हम रेड करते हैं, जो क्रिमिनल लोग होते हैं, चोर डाकू वगैरह, वहाँ पे हम बिल्कुल तैयारी में जाते हैं और हमारी गोलियों में अपने राइफलों में चैम्बर में हमारे जो क्लियर करके जाते हैं। लेकिन ये जिसका जहाँ तक तलक है कि मेरी ऑलरेडी पहले ही पिस्टल में गोली थी, ये इसका माइंड था, इसका गलत माइंड था, ये क्रिमिनल आदमी है, उसकी भी तफ्तीश कर रहे हैं इंशाल्लाह। इसका कोई रिकॉर्ड वगैरह सामने आया अभी तक? साढ़े 10 इसका कोई हिसाब का रिकॉर्ड सामने नहीं आया। तो बुरसा जो हैं उन्होंने नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था या फिर नामजद शख्स? नामजद एफआईआर इसी के खिलाफ दर्ज कराया? इसी के खिलाफ हुआ था। इसका भाई खुरम जी, शकील जो मकबूल है, उसके भाई खुरम की मदद में। तो मकबूल का रिश्तेदार भाई वगैरह जो है वो इसको जानते थे? नहीं जानते नहीं। तो फिर नामजद मुकदमा कैसे दर्ज? कैसे? वो जब फोटो में देखा तो पता चला ये फलां लड़का, ये फलां लड़का है। या हबीब था जो था, जिसकी बेटी की शादी थी हबीब नामी, उसने हमें सारे हालात बताए कि ये फलां फलां ये है। और फिर हम जब रेड किए तो पता चल गया ये भाग गया घर से। उसको 2 रोज़ बाद हमने इसको थाना से गिरफ्तार करके लाया। बहुत मेहरबानी। आपने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मकसूद साहब की गुफ्तगू सुनी। लाहौर में असलहे का इस्तेमाल जो है वो आए रोज़ बढ़ता जा रहा है। लाहौर पुलिस दावे करती है कि नाजायज़ असला के ख़िलाफ़ छापे मारे जा रहे हैं, कैंपेन्स की जा रही हैं, नाकाबंदी की जाती है, सड़कों के ऊपर शहरियों को चेक किया जाता है जो मशकूक होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के वाक़यात जो है वो आए रोज़ सामने आते हैं, जिसके अंदर यहाँ हवाई फायरिंग से कोई बंदा मर जाता है या सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाते हुए कोई ना कोई जो है वो असले का इस्तेमाल कर रहा होता है, मर जाता है। आप ये देख सकते हैं कि एक शादी हॉल जो इंतहाई सेंसिटिव एरिया होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है, वहाँ पे असला लगा के ये घूमता रहा और इसके बकौल असला इसका ज़मीन पे गिरा और वहाँ से गोली चल गई और एक बेमौत शख्स जो था वो मारा गया। लाहौर पुलिस दावा करती है कि नाजायज़ असले के ख़िलाफ़ वो गाय बगाए ना सिर्फ ऑपरेशन करते रहते हैं, बल्कि ऐसे अफराद जिनके बारे में उनको इतलात मिलती हैं कि वो नाजायज़ असले का इस्तेमाल करते हैं या उसको कैरी करके फिर रहे होते हैं, उनके ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं जिसके अंदर शहरी जो है वो असले का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उनकी वजह से किसी न किसी शख्स को नुकसान हो जाता है। अगर सोशल मीडिया की गुफ्तगू की जाए तो लाहौर पुलिस की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पे ऐसी FIRs और ऐसे मुलजमान जो हैं वो शेयर किए जाते हैं जो असलहे के साथ सोशल मीडिया के ऊपर अपनी तस्वीर अपलोड करते हैं और ये फौरी तौर पे पर्चा दे देते हैं। लेकिन उसके बावजूद इस तरह का जिस केस के ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ऐसा वाक़यात रूनुमा होता है जिसमें शरीफ शहरी बेमौत मारे जाते हैं। SP इन्वेस्टिगेशन सदर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। मंसूर साहब, लाहौर पुलिस दावे करती है कि नाजायज़ असले के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाती हैं, लेकिन शादियों के ऊपर हवाई फायरिंग का रुझान आज भी है। वहाँ पे फायर क्रैकर्स वगैरह, पटाखे वगैरह भी चलते हैं। इस वाक़े के अंदर भी ये शादी में शिरकत के लिए आया और साथ वेपन कैरी करके लाया। क्या वजह है ऐसे वाक़यात की रोकथाम नहीं हो रही? ये कि एक इंडिविजुअल था जो शादी में शिरकत के लिए आया था। ये कोई ऐसे नहीं था जिस तरह शादियों के अंदर एक बहुत सारे लोग फायरिंग करते हैं, या ऐसा मामला नहीं था। ये एक इंडिविजुअल था जो उसने कहीं पिस्टल परचेज़ किया था और वो पिस्टल लेके आया और उसको उस चलाने का भी इतना ज़्यादा नहीं पता था और वो हवाई फायरिंग करने के लिए लाया था और उसकी जो थी वो बुलेट से बंदे की डेथ हो गई। लेकिन ये ऐसा नहीं था, ना पे वहाँ पे जो शादी हॉल वाले भी अलाउ नहीं करते और दीगर भी जो उनके रिश्तेदार थे वो भी कोई इसके अंदर शामिल नहीं थे कि उन्होंने कोई सेलिब्रेट करनी है शादी और फायरिंग करनी है। ये एक इंडिविजुअल था जो आया और ये इंसिडेंट हो गया। मुलजिम से जब इंटरव्यू किया तो उसने बताया कि उसने 2500 रुपये का ये असला ख़रीदा, ना उसके पास लाइसेंस था, ना उसको चलाने का तरीका का जैसे आप बता रहे हैं आता था, लेकिन उसने फिर भी 2500 रुपये का असला ख़रीद लिया गैर कानूनी तौर पे और वो उसको लेकर, यानी बकरा ईद से पहले वो बताता है कि उसने लिया था और उसके बाद लेकर उसको कैरी करके फिरता था। तो उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई अभी तक नहीं हुई जिससे उसने असला ख़रीदा? आप लोगों को एक डेफिनेटली बड़ी लीड मिल सकती है कि ये एक असले का नेटवर्क भी हो सकता है जो शहर में इतने सस्ते दामों असला बेचे। उसमें वो मुलजिम हमारे पास है, उसकी इंटेरोगेशन की है और उसे हम बैक ट्रैक कर रहे हैं कि उसने कहाँ से वो पिस्टल लिया था। उन बंदों को भी पकड़ेंगे जहाँ से उसने परचेज़ किया था। अब जिस शख्स को गोली लगी वो बेमौत मारा गया, उसके वर्सा जो हैं वो इंसाफ के लिए दुआइयाँ दे रहे हैं, उनको इंसाफ मिले। इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम कैसे मुमकिन हो सकती है?
इस किस्म के वाक़यात की एक तो असला आम जो है अवेलेबिलिटी है सोसाइटी में, ये तो एक सोसाइटी ने तय करना है कि हमने वेपन्स फ्री सोसाइटी बनानी है या नहीं बनानी है। ये एक कलेक्टिव डिसीजन होगा। अगर ये सोसाइटी इसके ऊपर करती है कि हमने इलीगल वेपन की अवेलेबिलिटी को रोकना है, तो ये काफ़ी ऐसे जो मामला हैं वो कम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरा, जहाँ तक इंसाफ की बात है, एक इंसिडेंट हुआ और उसके अंदर जो पुलिस का काम है एविडेंस कलेक्ट करना और मुलज़िम को पकड़ना, वो पुलिस ने कर लिया है। हम उसको अदालत में पेश करेंगे और बाकी जो लीगल प्रोसीजर है वो शुरू हो जाएगा और उसको जो कानून के ज़ाब्तों के मुताबिक जो उसको सज़ा है। कुछ चीज़ें जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन जो है वो इकट्ठा काम करती है, जैसे मंशियात फरोशों के खिलाफ जो साबका CCP थे उनका कहना था कि बिला तफरीक कार्रवाइयाँ की जाए, इस चीज़ की तमीज़ ना की जाए कि इन्वेस्टिगेशन करनी है, ऑपरेशन करनी है। असलहा भी उनमें से एक है कि पिछले दौर के अंदर असलहे के हवाले से बहुत ज़्यादा कैंपेन की गई थी कि शो ऑफ वेपन ना, डिस्प्ले ऑफ वेपन ना किया जाए, नाजायज़ असलहे के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। अब वो कार्रवाइयाँ देखने में नहीं आती, उसकी क्या वजह? नहीं, अभी भी है वो जो पुलिस की जो KPIs हैं उसके अंदर एक बड़ा जो जज करने का पुलिस की परफॉर्मेंस जो एक फैक्टर है वो इलीगल वेपन की रिकवरी भी है। वो अभी भी वैसे हैं, वो हमारे KPIs जो उसी तरह हैं और उसमें जो ऑपरेशन वाले और जो इन्वेस्टिगेशन वाले जो तफ्तीश के दौरान इलीगल वेपन या लाइसेंसी वेपन भी यूज़ होते हैं वो रिकवर करते हैं, उसके पर्चे देते हैं। अगर लाइसेंसी वेपन इस्तेमाल हुआ है तो उसके लाइसेंस की कैंसिलेशन के लिए मूव करते हैं। तो वो अभी भी वैसे ही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो पुलिस के परफॉर्मेंस मेजर करने के जो पैरामीटर हैं उसके अंदर अभी भी असला जो है वो मैटर। बहुत मेहरबानी। आपने SP इन्वेस्टिगेशन सदर मंसूर साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि नाजायज़ असला इस्तेमाल करने वालों और बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन भी किया जाता है, लेकिन लम्हा फ़िक्री है कि उसके बावजूद भी ऐसे वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं और जो अफराद इस गैर कानूनी असले की फ़रोख्त में मुलविस हैं, जब तक उन तक हाथ नहीं डाले जाएंगे, उस नेटवर्क को नहीं तोड़ा जाएगा, इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो शहर में रोनुमा होते रहेंगे। लोग मुख्तलिफ तरीके से अपनी खुदनुमाई करने की जुस्तजू में जुटे होते हैं। अगर किसी को देखें तो वो सोशल मीडिया के ऊपर असलहे को लेके हवाई फायरिंग कर रहा होता है, कोई पोज बना के असलहे के साथ लगा रहा होता है। इसी तरह से ये वाला वाक़या भी पेश आया है। गो कि जो मकतूल है उसके वुरसा तो बिल्कुल मुख्तलिफ एंगल से इस केस को देख रहे हैं। उनका कहना है कि उनके बेटे को कत्ल किया गया, लेकिन पुलिस की तफ्तीश और मुलजिम जो है उसका यही कहना है कि उसने असला सिर्फ इसलिए लगाया हुआ था कि वो वहाँ पे जाके वीडियोस वगैरह और तस्वीरें बनाना चाहता था शादी के ऊपर, और उसके पास जो असला था वो भी नाजायज़ था, यानी उसका लाइसेंस नहीं था और उसने असला जो था वो ओपन मार्केट से ख़रीदा था। ये किस तरह के लोगों में ज़हनी कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो पैदा हो रहे हैं कि लोग खुद को दूसरे से अबतर दिखाने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ख्वाला, लोग अपनी बड़ाई बताने के लिए अपने करैक्टर को मज़ीद बेहतर नहीं करते, बल्कि वो चीज़ों का सहारा लेते हैं, जैसे असलहे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ये कोई ज़हनी बीमारी है कि लोग सोशल मीडिया के ऊपर या आम रूटीन में अपने दोस्तों यारों को ये दिखाना चाहते हैं कि वो उनसे बेहतर है? एक्चुअली ये ज़हनी बीमारी नहीं है, लेकिन ये हमारा एक सोसाइटी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इस चीज़ को प्रमोट करता है। हम ना चाहते हुए भी, इवन अगर मैं और आपने और आपकी भी बात करूं, हम ये गन्स वगैरह को बहुत बुरा यहाँ पे बैठ के तो कहेंगे, लेकिन जैसे ही किसी हमारे दोस्त ने फेसबुक पे पिक्चर लगाई होगी उसके साथ, तो हम कहेंगे वाह तुमने, हम उसके नीचे कमेंट ज़रूर करेंगे या हम कहेंगे हाउ कूल इज़ दैट। अब वो जो हमारे कमेंट्स और लाइक्स हैं ना, दैट एक्चुअली फीड्स द अदर पर्सन। उसकी रीइंफोर्समेंट और उसको जो है ना इनकरेजमेंट जो चाहिए होती है ना, वो हमारे कमेंट्स, हमारे लाइक्स, हमारे रिएक्शन से उनको मिलती हैं। दिस फर्दर स्ट्रेंथन्स देयर बिहेवियर कि दे थिंक दैट दिस इज़ डिज़ायरेबल। ये चीज़ एक ऐसी है जो कि लोगों को पसंद आती है, तो दे गेट इन्वॉल्व इन इट मोर। ठीक है, उसके अलावा एक उसका तो ये बिहेवियर एक स्ट्रेंथन हो गया। उसके अलावा जो लोग उसकी पिक्चर्स को या इस तरह के कंटेंट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वो लोग भी इस चीज़ से इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कमेंट्स अगर मैं करती हूँ तो यू कैन ऑल्सो सी माई कॉमेंट्स ऑन दैट पोस्ट इज़ वेल।
ठीक है। तो हो सकता है कि आप वो तस्वीर और मेरे कमेंट्स देख के कि यार इस बंदा तो इसको तो लोग बहुत पसंद करते हैं क्योंकि इसकी इस तरह की तस्वीर है, या ये देखो कितनी अच्छा लग रहा है ये राइफल पकड़े हुए। यू वुड वांट टू बी ट्रीटेड द सेम वे। आप भी उनके फुटस्टेप्स में चले जाते हैं। एक तो सोशल मीडिया पे हमारा इनअप्रोप्रिएट जो हम कंटेंट करते हैं और उसको हम फिर अप्रिशिएट करते हैं, दिस कीप्स द साइकिल गोइंग। सेकेंडली, आपने कहा कि इस केस में उनके पास जो असलहा था दैट वाज इन लाइसेंस्ड एज वेल। अब ये जो है ये हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम है। दैट मीन्स कि उसको अनलाइसेंस्ड जो वेपन्स हैं, आर्म्स हैं, वो इजीली अवेलेबल हैं बिकॉज वो एक नॉर्मली बंदा है ना, इजीली अवेलेबल है। दैट मीन्स हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं ये चीज़ आ रही है दैट इफ़ यू हैव मनी और इफ़ यू हैव दिस काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट्स तो आपको इजीली ये चीज़ मिल भी सकती है। अगर जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं जिसकी गोली लगने से बंदा कत्ल हुआ, अगर उसको देखा जाए तो वो रिक्शा चलाता है और जब ईद वगैरह आती है, कोई बड़ी ईद आती है तो वो जानवरों का कारोबार करता है और अपना गुजर बसर करता है। और जब उससे ये पूछा कि उसने असला क्यों लिया तो उसका कहना था कि बकरा ईद के ऊपर मैं जानवर वगैरह लेता था इसलिए लिया। सेकेंडली, जब उससे पूछा कि उस शादी में क्यों लेके गया था तो उसने कहा कि मैंने शादी में तस्वीर वगैरह बनवानी थी असले के साथ इसलिए लेके गया। आप नहीं समझती कि कहीं ना कहीं हम लोगों को ज़हनी तौर पे हम कॉम्प्लेक्सेस का शिकार हैं तो हम ये ऐसी हरकत करते हैं। डेफिनेटली खुद नुमाई और तारीफ़ जो है वो हर इंसान को अच्छी लगती है और डेफिनेटली उसके गलत एस्पेक्ट्स भी हमारे सरकमस्टांसिस भी हमें भुगतना पड़ते हैं। लेकिन ये वाली सोच के तस्वीर लगाऊंगा, शादी पे लेके जाऊंगा, लोगों को पता चलेगा, असला लगेगा, वो मुझे प्रेज़ करेंगे, ये कहीं पे नॉर्मल जहन की चीज़ है। नॉर्मैलिटी तो इसमें बिल्कुल नहीं है। देखिए, जो हमारा एक होता है ना पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड, वो कहीं ना कहीं हर एक बंदे के अंदर होता है। कुछ लोग होते हैं जो कि सोसाइटी में उस तरह से फिट इन नहीं हो रहे होते, बट क्योंकि उनका सर्कल इस तरह का होता है तो उनको वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं जिसकी वजह से उनको अटेंशन मिल सके। अब ऑब्वियसली ये रिक्शा चलाता था, इतना ज़्यादा हाईलाइटेड या इतना ज़्यादा वेल नोन या इतना ज़्यादा वो नहीं होगा कि लोग इसके पीछे पीछे हैं दैट यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। लेकिन ही वांटेड टू गेट ग्रैब पीपल अटेंशन कि जी मैं शायद अगर मेरे पास ये चीज़ हो तो लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे। सॉरी टू इंटरप्ट, जो आपने पहले क्वेश्चन के अंदर कहा कि सोशल मीडिया के लिए और लोगों की अटेंशन ग्रैब करने के लिए हम ये सारा कुछ कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि सोशल मीडिया का जितना ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं वो कोई जहनी खलिश है या जहनी कोई बीमारी है, मुझे नहीं पता। कि अगर अब तो फ़ोन्स के ऊपर टाइम आना शुरू हो गया कि आपने एक हफ्ते के अंदर 5 घंटे 10 घंटे टेलीफोन इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया इस्तेमाल किया, तो ये जो सोशल मीडिया का रुझान बढ़ता जा रहा है और उसके ऊपर खुदनुमाई करने का, उसको क्या कहेंगे? अब इसको भी एक सर्टेन लिमिट के बाद हम इसको एडिक्शन में लेके जाते हैं। जैसे हम एडिक्शन की बात करते हैं, 2 तरह की एडिक्शन होती है। एक वो जो केमिकल एडिक्शन होती है जो आप ये सब्सटेंसेस वगैरह यूज़ करते हैं, इंजेक्टेबल्स जो होते हैं, ठीक है। और एक वो चीज़ होती है जो नॉन केमिकल होती है। फॉर एग्जांपल मोबाइल्स, ये PUBG जिस तरह से थी वो बहुत ज़्यादा यूज़ करना, सोशल मीडिया को एक ऐप फेसबुक खोली है, 2 मिनट बाद आप इंस्टाग्राम खोल लेंगे, वो बंद करेंगे, स्नैपचैट खोल लेंगे एंड जस्ट कीप ऑन बार बार रिफ़्रेश करके देखना कि मेरी तस्वीर के ऊपर अब कितने लाइक्स आए हैं, मेरी तस्वीर के ऊपर अब कितने कमेंट्स आए हैं। एक सर्टेन लिमिट के बाद, सर्टेन लिमिट ऑफ आवर्स के बाद ये एडिक्शन की तरफ चली जाती है। और हम एडिक्शन इसको तब कहते हैं जब वो आपकी नॉर्मल डेली लिविंग फंक्शनिंग को अफेक्ट करना शुरू होती है। तो फिर हमारी तो तकरीबन तमाम यूथ और थोड़ा सा अब अगर देखते हैं जो अपने अर्ली 20s में है या मिड 30s के अंदर है, वो तो सारे हर वक्त फेसबुक के ऊपर और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसी के ऊपर अपने आप को अपनी, यानी किसी की अगर आपने रूटीन चेक करनी है आज वो क्या कर रहा है तो आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसको फॉलो करना शुरू कर दें, आपको सारा पता चल जाएगा कब उठा, कब खाना खाया, क्या क्या किन लोगों से वो मिला, सारी रूटीन वहाँ पे। देखिए, अब हम इन्हीं लोगों को आइडियलाइज भी करते हैं ना, हमने ही ये चीज़ों को जो है ना बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया हुआ है। हम अगर किसी को नहीं फॉलो करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी एक्टर का भी देखना चाहते हैं, हम अगर उसको नहीं फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ें ये करना बंद भी कर देगा।
वो अटेंशन हम उनको देते हैं, दैट इज़ वाई वो इस चीज़ के ऊपर फीड करते हैं और वो इस चीज़ को फिर कंटिन्यू करना शुरू कर देते हैं। और फिर लोग ये देखते हैं कि भाई वो ये कर रहा है तो उसको अटेंशन मिल रही है, इसलिए मुझे भी यही करना चाहिए, इसी वजह से मुझे भी अटेंशन मिलेगी। और ये एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को पसंद आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस केस के अंदर इस शख्स ने अटेंशन सीख करने के लिए, अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड और क्रिमिनल लिंकिंग नहीं निकलती, तो अटेंशन सीख करने के लिए उसने ये सारा कुछ किया और उसके अंदर इससे कत्ल हो गया। डेफिनेटली हम इसको ये कह सकते हैं कि मोटिव उनका डेफिनेटली, अगर क्रिमिनल को नहीं निकलता तो मोटिव उनका ये नहीं होगा मारना, लेकिन उनका मोटिव ये ज़रूर होगा कि लोग उनको देखें, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, अटेंशन वो अपनी तरफ डाइवर्ट करें लोगों की, और लोग थोड़ी उनकी वाह वाह करें कि देखो इसके पास आम है, किस किस्म का है, और लोग थोड़ा सा उनको प्लीज़ करें। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अगर खौला ताहिर की बातों का कंक्लूजन लिया जाए तो वो ये ज़रूर है कि जितना ज़्यादा वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे खुद को प्रेजेंट करने के लिए कर रहे हैं और लोगों की फॉलोइंग और लोगों की अटेंशन सीख करने के लिए कर रहे हैं, ये भी एक फॉर्म ऑफ एडिक्शन है। और अगर इस मुलजिम की बात की जाए तो उसने भी इब्तिदाई जो बयान दिए उसके अंदर यही उसका कहना था कि वो असला लगा कर इसलिए आया था कि वहाँ पे वो तस्वीर वगैरह बनाएगा और जो उसका सोशल सर्कल था उसके अंदर उसकी वाह अच्छी एक चीज़ हो जाए, और उसी के अंदर उससे ये बंदा जो है वो कत्ल हो गया। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि जिस तेज़ी से हम लोग सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हम एक तरह से उसकी एडिक्शन जो है होती जा रही है और उसकी वजह से ये जुराइम जो है वो जन्म लेना शुरू हो गए। जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके अंदर कानूनी राय लेने के लिए हमने सीनियर एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट मुनीर भट्टी साहब से रब्ता किया। मुनीर भट्टी साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। एक शख्स कहता है कि उसने असला लगाया हुआ था, उसका असला जो था वो उसके हाथ से गिरा, गोली चली और एक बंदा मर गया। इसके अंदर क्या कानूनी तौर पे क्या बनता है? सर, इसमें बड़ा एक खूबसूरत शेर है। कातल की ये दलील मुनसफ ने मान ली कि मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। ये मैं समझता हूँ इसको ऐसे जो अवामल हैं जहाँ ये एप्रीहेंशन होता है कि किसी बड़े इज्तिमात में लोग फायरिंग कर देते हैं या इस तरह के कोई वाक़यात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कानून के अंदर अमेंडमेंट आनी चाहिए और ये इंटेंशन टू किल में ये आना चाहिए। अगर एक बंदा वेपन, लोडेड वेपन के साथ किसी इज्तिमा में आता है, किसी पब्लिक प्लेस पे आता है और फिर वो उसकी ये कल को डिफेंस लेना कि ये तो जनाब मैं महज जो है वो अपने डिफेंस के लिए लाया था और मेरे वो गिर पड़ा जी, गिरने से चल गया। जब उसको ये सारी चीज़ों का पता है तो उसने उसको जो है वो क्यों बोल्ट किया और उसको उसके अंदर जो है जो गोलियां हैं वो क्यों उसके अंदर रखी। तो ये सारी चीज़ें मैं तो समझता हूँ ये दुरुस्त बात है कि कानून के अंदर जो है कि बाकायदा इंटेंशन टू किल होनी चाहिए कि इंटेंशन टू किल होगी तो फिर 302 लगेगा। इंटेंशन टू किल के लिए ये ज़रूरी है कि कोई मोटिव भी हो कि किसी को कत्ल करने की कोई वजह भी हो, लेकिन ये चूँकि इसमें एक मोटिव पार्ट मिस है कि किसी की कोई वजह नहीं है और फिर उसको वहाँ गोली लग गई। लेकिन ये खदशा तो मौजूद है कि जब आप पब्लिक में वेपन लेके जाते हैं तो यकीनन अगर वहाँ गोली चलेगी तो यकीनन किसी की डेथ होगी। ये कानून के अंदर ये पार्लियामेंट का फेलियर है कि पार्लियामेंट को कानून की जो चीज़ें हैं, गुत्थियाँ जो हैं वो सुलझानी चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली ये मुल्क बने भी 73 ईयर हो गए और आज तक जो है किसी हमारी बड़ी अदालत ने भी इस तरह की कुछ चीज़ें, कोई इस तरह का खूबसूरत फैसला नहीं दिया जिसमें ये जो फ्लॉज हैं ये ख़त्म हो। भट्टी साहब, ये बताइएगा कि ये मुकदमा जो है ये तो 302 के तहत दर्ज होता है, लेकिन जैसे अभी आपने फरमाया कि अगर मोटिव उसके अंदर नहीं है तो फिर क्या होगा? अगर 302 साबित हो जाती है यानी कत्ल की इंटेंशन साबित हो जाती है, फिर सज़ा क्या होती है? और अगर इंटेंशन साबित ना हो फिर सज़ा क्या होती है? देखिए जी, बात यह है कि अगर इंटेंशन साबित होती है 302 में तो फिर तो डेथ सेंटेंस भी है और 302C में जाके समटाइम जो है मिटिगेंट अगर सर्कमस्टेंसेस हैं तो फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी होती है। लेकिन यहाँ सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है कि इसको फिर कत्ल अमद की बजाय इसको कत्ल बिल सबब समटाइम और या फिर कत्ल ख़ता के तौर पे भी लिया जाता है कई मामलात में कि वो किसी और चीज़ को टारगेट कर रहा था और किसी और को लग गई, ये कत्ल ख़ता में आ गया, इसमें भी डेथ सेंटेंस नहीं है। और कत्ल बिल सबब के जनाब ये तो गिरा और गिरने से गोली चल गई, ये मेरी तो इंटेंशन नहीं है, ये वो गिरने से सबब बना
और फिर जो है उसकी डेथ कॉज हो गई, तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। ये बात तो दुरुस्त है जो इस वक्त का अवेलेबल लॉ है, और ये दिस इज़ वेरी हाईली अनफॉर्चुनेट कि 1860 की जो हमारी पाकिस्तान की पीनल कोड है वो आज तक उसी तरह है। पाकिस्तान 47 में बढ़ा, लेकिन पिछले आप देखें कि 1 सदी और 10 साल में 12 साल में किसी ने कानून में तरमीम करने की ज़हमत नहीं की। ये हमारी पार्लियामेंट का फेलियर है जो आपके और मेरे टैक्स से 83 बिलियंस की एक पार्लियामेंट पाकिस्तान को पड़ती है। इसमें सज़ा जो है अगर कत्ल बिल सबब होगी तो उसकी सज़ा जो है बड़ी माइनर सी है, और उसमें दैयत है। जैसे एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो जाती है, अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट को बंदा गड्ढा खोदता है पानी के लिए और कोई बंदा उस गड्ढे के अंदर गिर के उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका ये डिफेंस लेना कि जनाब मैंने तो गड्ढा खोदा था कि यहाँ पानी डले, लेकिन इसमें बंदा अंधेरे में गिर के उसकी डेथ हो गई है, तो मैं तो उसको नहीं मारना चाहता था, ये तो कत्ल बिल सबब है। तो फिर उसकी कानून के अंदर जो लेजिस्लेचर हैं उन्होंने इसकी सजाए मौत नहीं रखी, तो उसे जो है बेनिफिट ले जाते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले जो है कौन करेगा मोटिव का? देखिए, मोटिव का तयन तो आफ्टर रिकॉर्डिंग एविडेंस जो है, जब गवाह एविडेंस रिकॉर्ड करेंगे, जिन्होंने वाकया देखा और वो अपनी एविडेंस रिकॉर्ड करेंगे, तो फिर वो जो है जज साहबान जो है उसको असेस करेंगे, अप्रेज करेंगे उस एविडेंस को, ये क्या इससे जो बनता है जुर्म जो है वो क्या कत्ल बिल सबब बनता है, क्या कत्ल अमद बनता है या कत्ल खता बनता है। अगर मुद्दई के जो मकतूल के जो बुरसा हैं वो ये कहते हैं कि जी इसने इंटेंशनली मारा है, पहले झगड़ा भी हुआ था मोटरसाइकिल खड़ी करने के ऊपर, लेकिन पुलिस और मुलजिम कोई और बयान दे, तो बुरसा के बयान की कितनी जी बुरसा देखिए जी, बुरसा के बयान की उतनी अहमियत नहीं है जितनी बयान विटनेस की है। असल तो अकलर अकाउंट है जहाँ वाक़या हुआ, जिन लोगों ने देखा वाक़या नेचुरली जो गवाह थे, अगर वो कहते हैं कि ये इंटेंशनली इसने जो है इसका एक्ट ऐसा था या इसका पोस्चर ऐसा था जिससे फील हो रहा था कि ये मर्डर कर देगा, और फिर उसी पोस्चर के नतीजे में जो गोली चली उससे फिर वो मर्डर हो गया, तो वो जो एविडेंस है वो साबित करेगी इस तगासे को कि क्या ये कत्ल आमद है और क्या ये कत्ल खता है या कत्ल बिल सबब है। बहुत मेहरबानी। आपने सीनियर एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट मुनीर भट्टी साहब की गुफ्तगू सुनी। मुनीर भट्टी साहब का कहना है कि वहाँ पर जो एविडेंसेस हैं, जो विटनेसेस हैं, उनके बयानात इस केस के अंदर बहुत अहमियत के हामिल होंगे। अगर वो बयान इस तरह से दे देते हैं कि इसने इंटेंशनली गोली चलाई, तो उसके अंदर जो सज़ा है वो लाइफ इम्प्रिजमेंट या डेथ सेंटेंस हो सकती है, जबकि अगर ये चीज़ साबित नहीं होती कि उसकी इसमें इंटेंशन थी, तो फिर सज़ा जो है वो कम है और उसके अंदर लाइफ सेंटेंस जो है यानी फांसी की सज़ा जो है वो नहीं इस पर लागू होती। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।